एक कविता अमृता प्रीतम की एक प्रसिद्ध पुस्तक मैं तुम्हें फिर मिलूँगी से ली गई है। कविता का शीर्षक है मरुस्थल की लीला। एक गहरी शाम थी, वह रेत के टीले पर बैठी अंधेरे का तागा अंगुलियों पर लपेटती रही। एक गहरी शाम थी, वह रेत के टीले पर बैठी अंधेरे का तागा अंगुलियों पर लपेटती रही। फिर ऊपर आसमान पर एक तारा चमका और रोशनी की किरण को वह देह पर मलती रही। दूर अंधेरे की घाटी से कुछ घंटियों की आवाज़ आई कि जैसे एक डांची यहाँ पर ऊँटनी के लिए कहा गया है, कि जैसे एक डांची किसी सफ़र पर चली हो। वह टीले से उतर आई, घंटियों के सीध में खड़ी हुई तो लगा कि कोई बात थी जो इस राह से गुजर रही हो। ये मरुस्थल की लीला चांद की कतरन ने देखी। ये मरुस्थल की लीला चांद की कतरन ने देखी और जो रेगिस्तान में खड़ी थी, खड़ी सी रह गई। और अंधेरे स्थलों की ओर से जो एक डांची आई थी, वह घुटनों के भार उसके पैरों पर बैठ गई। उसकी कांपती हथेली ने डांची के बदन को छुआ। डांची ने गर्दन हिलाई। तब नहीं मालूम वो क्या था जो घंटियों में टुनका, और किसी काल का स्मरण किसी ने हल्के से छाती पर छिटका। वह डांची पर बैठी, तब एक विरह का दुख उसके पैरों तले पाँव की रेत सा झड़ने लगा। जब वह डांची पर बैठी, तब एक विरह का दुख उसके पैरों तले पाँव की रेत सा झड़ने लगा। चांद की कतरन ने जादू बिछाया तो दूर कितने ही साए कुछ दौड़ते हाँफते नजर आए, और उसके कलेजे की तरफ रेत का दिल डूबने लगा। एक सोच उसके मस्तक से टकराई कि उत्तर दिशा की ओर कुछ झाड़ियों के पीछे एक पानी का छप्पर है। उत्तर दिशा की ओर कुछ झाड़ियों के पीछे एक पानी का छप्पर है, और उस प्यासी ने जब डांची को उस दिशा में मोड़ा, तब वह बिना नकेल की डांची दक्षिण दिशा की ओर भागी। रेत के गुबार उठते रहे। वह कभी डांची से आगे भागते, कभी पीछे से आते, जैसे डांची का निशान तलाश रहे हों। और कोई कोई यूं दिखते कि उसे पहचाने हुए लगते। वह याद की मुट्ठी भरती, तब मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाते। एक जगह लगा कि कोई कुछ रेत में दबा रहा है, और रेत की एक कब्र के पीछे वह खुद छुप रहा है, और दूर कोई और नजर आ रहा था। शायद कुछ बताना चाह रहा था, जो रेत पर उंगलियों से जाने कितना कुछ लिख रहा। इतने में एक आफत सी एक बवंडर की तरह आई और झपट कर उसे डांची से उतारने लगी। पीछे मोर घूम रहा है, को दिखाती हूँ। कविता को आगे बढ़ाते हैं। इतने में एक आफत सी एक बवंडर की तरह आई और झपट कर उसे डांची से उतारने लगी। तब डांची ने जोर से गर्दन हिलाई। एक घंटी चीख की तरह बजी और कहीं से एक साया आया। उसने बाजुओं को आगे बढ़ाया
उसने बाजुओं को आगे किया और डांची वाली को थाम लिया। सुन ओ डांची वाली, सुन ओ डांची वाली, कानों के पास एक पवन सरकी, कानों के पास एक पवन सरकी और टूटी सी आवाज़ में कहने लगी कि ये कई जन्मों की स्मृतियाँ अगर किसी ने घंटियों से बांध दी, यह मरुस्थल की लीला कुछ खोल देगी। तब तुम्हारी यह बिन नकेल की डांची तुम्हें मरुस्थल में भटका देगी। यूं मरुस्थल में नहीं जाते। उस पवन ने कानों में कहा कि यूं मरुस्थल में नहीं जाते, पहले तो पर्वतों पर जाते हैं, अंतर का दिया जगाते हैं और रूठे हुए फकीर को मनाते हैं। वह डांची को चंदन चराता है, आसमान का पानी पिलाता है और अपने हाथों से डांची को नकेल डालता है। यह चेतना की एक किरण थी जो उसके मस्तक को छू गई। यह चेतना की एक किरण थी जो उसके मस्तक को छू गई। तब अपने वजूद के स्थलों में चलती पगडंडी पर चढ़ने लगी। ऊपर पहाड़ से एक महक आ रही थी जो उसके पीर का कुछ पता देती थी। तब अपने वजूद के स्थलों में चलती पगडंडी पर चढ़ने लगी। ऊपर से एक महक आ रही थी जो उसके पीर का पता देती थी और उसने देखा कि उसके पीछे पीछे उसकी डांची भी चली आ रही थी और उसके पीछे पीछे उसकी डांची भी चली आ रही थी। धन्यवाद।